विनिमय दर और दूसरा टॉपिक जो है भुगतान संतुलन का है कि हमें यहाँ पर पढ़ना है विदेशी विनिमय दर क्या होता है और भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन के प्रमुख घटक, भुगतान संतुलन में क्या क्या आता है, इन सब चीज़ों के बारे में। और हम उन्हीं चीज़ों को बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वन शॉट क्लास है, मतलब एक ही क्लास में आपको पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, विदेशी विनिमय दर क्या होता है। विदेशी विनिमय दर से देखिए, एक देश का, वैसे भारत है, भारत का भारत 1991 के बाद से भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसका जो विनिमय होता है विदेशों के विभिन्न देशों के साथ होता है। मतलब ये हुआ कि देश का घरेलू क्षेत्र का विदेशी क्षेत्र के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो आयात निर्यात होता है, जो लेन देन होता है, जो विनिमय होता है, उन सबको भुगतान करने के लिए, उन सबका पेमेंट करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए एक निश्चित दर का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार चल रहा है। भारत और अमेरिका में व्यापार का भुगतान कैसे होगा, क्योंकि भारत में तो चलता है रुपए और अमेरिका में चलता है डॉलर। तो कितने रुपए के बदले में कितना डॉलर मिलेगा या कितने डॉलर के बदले में कितना रुपए दिया जाएगा, इसके बीच का एक रेट होता है, दर होता है। अब दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच में जो भुगतान के लिए जो दर का निर्धारण होता है उसे हम विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा गया है विदेशी विनिमय दर क्या होता है, तो सिंपल से आप एक लाइन में बताएंगे कि वह दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। शॉर्टकट में इसको फॉरेक्स रेट बोला जाता है। फॉरेक्स रेट, ये फॉरेक्स क्यों, क्योंकि एफ और फॉर का मतलब होता है फॉरेन और ई एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज, इसलिए इसको फॉरेक्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें बेसिकली क्या समझना है यहाँ पर, ये पूरा क्या होता है, इसमें कितने टाइप होता है। अब विदेशी विनिमय दर के बारे में प्रोफेसर केरावथर ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्या कहा, विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है कि किसी देश की एक इकाई मुद्रा के बदले में दूसरे देश की कितनी इकाई का भुगतान किया जाएगा, उस दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे अगर हम अमेरिका के डॉलर के बदले बात करें, अमेरिका के $1 के बदले में वर्तमान में हमें लगभग 83.37 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ता है। इसी के आधार पर दो देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में आयात निर्यात होता है, तो इस दर को ही विदेशी विनिमय दर कहते हैं। एक ध्यान में ये रखना है कि एक देश का दूसरे देश के साथ, एक देश का तीसरे देश के साथ, एक देश का चौथे देश के, मतलब हर देश का प्रत्येक देश के साथ जो विनिमय दर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे भारत का अमेरिका के साथ अलग है, भारत का इंग्लैंड के साथ अलग है, भारत का जापान के साथ अलग है। भारत की मुद्रा की वैल्यू जापान की मुद्रा की वैल्यू से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ये देख ही पाएंगे कि एक जापानी येन के बदले में भारत का 0.8, मतलब भारत के रुपया जापान की रुपया से लगभग 2 गुना है। ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दो देशों के बीच में व्यापार पर। भारत और जापान के बीच में जो व्यापार होता है, भारत जो है जापान को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और जापान से इंपोर्ट कम करता है, जबकि उसके उल्टा जो अमेरिका से भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। इसी कारण से बेसिकली यही मुख्य कारण होता है जिसके कारण से जो है भारत का रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर है। ठीक है, ये तो हो गया विदेशी विनिमय दर की बात। अब दूसरा है विदेशी विनिमय दर का अनुकूल होना या प्रतिकूल होना। जो कुछ भी जुड़ चुके हैं वेलकम करता हूं, आप लोगों का स्वागत है। जल्दी से अपने क्लास फ्रेंड्स के बीच में भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी क्लास के बारे में पूरी जानकारी मिले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में लगातार हर एक क्लास में बताता चलूंगा। तो अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर क्या होता है, फेवरेबल और इनफेवरेबल। देखिए, विनिमय दर का अनुकूल और प्रतिकूल होना दो स्थितियों में बताया जा सकता है। एक, जब स्वदेशी मुद्रा की बात की जाए, और एक जब विदेशी मुद्रा की बात की जाए। स्वदेशी मुद्रा का मतलब होता है विदेश की एक यूनिट के बदले में हमें जितना रुपए का पेमेंट करना है उसमें कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। मतलब जब विनिमय दर अपनी मुद्रा में व्यक्त की जाए, मतलब मान लीजिए विनिमय दर का निर्धारण हुआ है $1 बराबर 83 रुपए, ये विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है।
मतलब $1 के बदले में हम कितने रुपए का भुगतान करेंगे, मतलब हमारी मुद्रा के आधार पर हम विदेशी विनिमय को निर्धारित कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर विनिमय दर में कमी हो जाए, 83 की जगह अगर हमें 80 रुपए का भुगतान करना पड़े, ये हमारे देश के अनुकूल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश का मूल्य बच रहा है, 3 रुपए कम भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर विनिमय दर का भुगतान 83 की जगह 85 करना पड़े, इसका मतलब हमारे मुद्रा का मूल्य 2 रुपए से गिर रहा है, ये हमारे देश के प्रतिकूल होगा, क्योंकि हमें 2 रुपए अब ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब बढ़ता हुआ विनिमय दर देश के प्रतिकूल होता है और घटता हुआ विनिमय दर देश के अनुकूल होता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा 3 रुपए का बचत हो रहा है और यहाँ पर 2 रुपए हमारे जेब से जा रहा है। इस स्थिति में अनुकूल और प्रतिकूल होता है। दूसरा ठीक उल्टा, अगर हम विदेशी मुद्रा की बात करते हैं कि मान लीजिए कि 1 रुपए के बदले में कितने डॉलर दिया जा रहा है, 1 रुपए के बदले में मान लो $0.8 का भुगतान हो रहा है, 83, ठीक है ना, ये $1 के बदले मान लेते हैं, थोड़ा अलग होगा। तो जब विदेशी मुद्रा की तले मतलब ये हुआ कि 1 रुपए के बदले में कितना डॉलर मिलेगा, तो डॉलर को हम तय कर रहे हैं हमारी मुद्रा से, तो ये विदेशी मुद्रा के कंपैरिजन होता है। तो ऐसे में अगर $1 में हमें अगर 0.85 मिले, अगर विदेशी मुद्रा की वैल्यू होती है, पेमेंट ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब हमारे देश के अनुकूल होगा, क्योंकि हमें अब 1 रुपए के बदले में ज़्यादा डॉलर मिल रहा है। वहीं पर अगर डॉलर की वैल्यू रुपए के कंपैरिजन में अगर कम हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये हमारे देश के लिए प्रतिकूल होगा, क्योंकि अब हमें डॉलर कम मिल रहा है। तो ये स्थितियाँ होती है विदेशी मुद्रा का अनुकूल होना और प्रतिकूल होना। ठीक है, कौन कौन जुड़ चुका है बेटा जरूर बताइएगा, अपना नाम जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। द यूके चंदू, नमस्कार बेटा नमस्कार। विनिमय दर की प्रणालियों या प्रकार, विनिमय दर की कितनी प्रणालियां और यह कितने प्रकार प्रचलित में है। तो पुराने समय से बात किया जाए, विनिमय दर की अलग अलग समय बदलते बदलते अलग अलग प्रकार की जो प्रणालियां प्रचलन में रही हैं, जिसमें सबसे पहला है स्थिर विनिमय दर, फिर है लोचशील विनिमय दर और है प्रबंधित तरलशीलता। स्थिर विनिमय दर को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, लोचशील को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और प्रबंधित तरलशीलता को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, ये 3 तरह की विनिमय दर अभी तक जो है हमारे सामने प्रचलन में है, जिसमें सबसे पहला है स्थिर विनिमय दर, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट, मतलब एक ऐसा विनिमय दर जो एक बार निर्धारित होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है जल्दी में। तो ये होता क्या है, देखिए ये स्थिर विनिमय दर नाम से स्थिर रहता, मतलब एक बार दर तय हो गया तो इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक सरकार ना चाहे। मतलब ये होता है कि जब एक देश की सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में निश्चित कर देता है, कौन निश्चित करता है, सरकार, अपने देश की सरकार। जैसे भारत की मुद्रा का मूल्य जो विनिमय दर होता है भारत की सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, तो इस निर्धारित मूल्य को स्थिर रखा जाता है, अर्थात सरकार द्वारा विनिमय दर को परिवर्तित नहीं, अगर सरकार ने जो दर निर्धारित कर दिया उस दर में फिर कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है, इसलिए इसको स्थिर विनिमय दर या निश्चित विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा विनिमय दर जिसका निर्धारण सरकार या सरकारी एजेंसी जैसे केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं किया जाता, जिसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है और किसी के द्वारा भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है, उसको स्थिर विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। जब हम स्थिर विनिमय दर की बात करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ निर्धारित होता है ना, उसके कुछ रीज़न होते हैं, कुछ कारण होते हैं, मतलब उसके कुछ आधार होते हैं। अब बात यह है कि जो सरकार जो स्थिर विनिमय दर का निर्धारण करती है किस बेस पे करती है, या जैसे भूमि पर किराए से सरकार जो विनिमय दर का निर्धारित करती है, आखिर उसके लिए कुछ रीजन तो होगा, उसके पीछे कुछ आधार तो होता है ना, जिसको बोलते हैं प्रणाली यानी कि सिस्टम। तो स्थिर विनिमय दर निर्धारण के दो प्रमुख प्रणालियां प्रचलन में थीं। पहला सिस्टम जो था 1870 से लेके 1914 के बीच में प्रचलन थी, जहां पर सोने के मूल्य के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता था। राधे कृष्ण, गुड इवनिंग, कैसे हैं राधे कृष्ण। मतलब एक ऐसा विनिमय दर जिसका निर्धारण उस देश में
सोने के मूल्य के आधार पर निर्धारित हो उसे स्थिर विनिमय दर या फिर विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली कहा जाता। अब कैसे, आप कहेंगे सर कैसे, सोने के आधार पर कैसे? उदाहरण का सब समझाता हूं मैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए हम 10 ग्राम गोल्ड की बात करते हैं। किसकी बात? 10 ग्राम सोने की बात करते हैं। अब एक तरफ भारत की बात करेंगे और एक तरफ हम लेंगे अमेरिका में, क्योंकि हम गोल्ड मेथड, गोल्ड स्वर्णमान प्रणाली की बात करते हैं, तो बीच में 10 ग्राम सोना। देखिए 10 ग्राम सोना भारत में भी उतना ही मिलेगा, अमेरिका में भी उतना ही मिलेगा, वजन दोनों कंट्री में एक जैसा होगा। बस ये है कि भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत मान लीजिए लगभग आपके कितने हजार रुपए के आसपास है? 60,000 रुपए के आसपास है। ठीक है, भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत किसके आसपास है? 60,000 रुपए के आसपास है। वहीं अमेरिका में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 900 रुपए के आसपास है। कितने रुपए के आसपास है? सॉरी, 900 रुपए के आसपास है, यानी कि 900 डॉलर। ये रुपए में, ये डॉलर में है। तो 10 ग्राम सोने की कीमत भारत में 60,000 है, अमेरिका में 900 डॉलर है। अब दोनों के बीच में रेशो निकाला जाता है, एक जीरो से एक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 एकम 9, यहाँ पर कितना हो गया? 9 छंग 54, बचेगा 6, 9 छंग 54, 6। इसका मतलब होता है अमेरिका का $1 और भारत के 66.6 रुपए के आसपास मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। और इसी दर को हम विदेशी विनिमय की दर के नाम से जानेंगे। और ये दर तब तक नहीं बदलेगा जब तक सोने के मूल्य में, और पुराने समय में 1970 के अनुसार सोने के मूल्य में जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता था। समझ में आ गया? कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। अब जब सोने का मूल्य ही नहीं बदलता था, ऐसे में स्थिर विनिमय दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता था। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रणाली थी। ठीक है, राधाकृष्ण का सर मैं कल आपका क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि मैं बेटा कल क्लास नहीं था, कल क्लास हो भी नहीं पाया। ठीक है ना, आज मैं क्लास ले पा रहा हूँ, कल मैं थोड़ा बिजी था, मैं खुद क्लास नहीं ले पाया, आज क्लास लूँ। तो आज की क्लास की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई स्वर्णमान प्रणाली। अब स्वर्णमान प्रणाली की सबसे बड़ी खामी ये थी कि जिस देश में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता था, उस देश में सोने का मूल्य भी कम होता था। जब उस देश में सोने का मूल्य कम होता था, तो ऐसे में एक संपन्न देश की तुलना में उस देश की वैल्यू बढ़ जाती थी। तो ये जो है सिस्टम कुछ सही नहीं था। ओके, उमर फ्रॉम कश्मीर, कैसे हैं आप? तो जब ये सिस्टम जल्दी समझ में नहीं आया, तो अलग अलग बड़े बड़े देशों ने क्या किया, एक मीटिंग किया 1944 में। उन्होंने ये तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सोना जिस देश में ज़्यादा है, उस देश में सोने की वैल्यू है, उस देश की ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। तो 1944 एक वो समय था जहाँ पर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो जब इन सब की स्थापना हो गई थी, तो इन दोनों ही संस्थाओं ने विश्व के बड़े बड़े देशों, जो सदस्य देशों की मीटिंग बुलाया, और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया कि स्वर्णमान प्रणाली को बदला जाना चाहिए, एक दूसरा आधार तय किया जाना चाहिए विनिमय दर निर्धारण का। तो वहाँ पर यह तय किया गया कि उस समय, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हो गया था, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बन गया था, पूरे विश्व में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया था। तो ये तय किया गया कि यहाँ पर द्विस्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाएगी। मतलब मुद्रा का मूल्य अमेरिका के डॉलर और अमेरिका के डॉलर को $35 आउंस के सोने के बराबर तय किया जाएगा। मतलब हर देश को, विश्व के जितने भी देश है, उसमें अपने मुद्रा का मूल्य को जो है डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। और ध्यान में ये रखना होगा कि डॉलर का मूल्य एक आउंस के बदले में $35 जो है मिल जाएगा। एक आउंस सोने में $35 मिलेगा। मतलब साफ हो गया कि जिस देश में भी एक आउंस सोने की कीमत जो भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू के बराबर $35 की वैल्यू आंकी जाएगी। और ऐसे में विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर डबल कि एक तरफ डॉलर और दूसरा डॉलर को फिर सोने में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको द्विस्तरीय प्रणाली में नाम रखा गया। लेकिन ये प्रणाली बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं हो पाई, क्योंकि जब डबल दो चीज़ें एक साथ आ गई ना, कि भाई डॉलर में भी कन्वर्ट करो और डॉलर का जो है रुपीज़ वो सोने में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं रही। और इसी की खामियों को देखते हुए बाद में जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की स्थापना हुई। उमर कह रहे हैं
सर एग्ज़ाम आने वाला है 9 मार्च से, ठीक है, वेलकम बेटा, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से कीजिए। और हमने भी आपको अच्छा से तैयारी कर, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया, मैंने एमसीक्यूज प्रोवाइड किया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वन वर्ड, सब कुछ प्रोवाइड किया, बस उसको ध्यान में रख के पढ़ते चलिए, एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। ओके, 12 को इकोनॉमिक्स का पेपर है जम्मू और कश्मीर, हाँ 12 मार्च को है, कोई नहीं, 12 मार्च से पहले आपका एक क्लास ले लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि स्थिर विनिमय दर के कुछ गुण भी होते हैं। मतलब स्थिर विनिमय दर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि स्थिर विनिमय दर में सबको पता है कि रेट कितना रहेगा, किस रेट पे हमें बिजनेस करना है। हमें पता है कि आने वाले समय में जल्दी रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे में व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय एक देश का दूसरे देश के साथ जो है आसान था। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, कोई भी विदेशी विनिमय वाला कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो आसानी से कर सकता था, क्योंकि उसको कोई रिस्क नहीं लगता है। पूंजी निर्माण में वृद्धि, आर्थिक नियोजन बनाने में सहायता मिलती है, तीव्र आर्थिक विकास को सहायता मिलती है, भुगतान संतुलन बनाए रखने में सहायता, संतुलन, क्योंकि यहाँ पर रेट नहीं बदलता है, रिस्क नहीं होता है, आर्थिक स्थिरता लाने में भी सहायक होती है। तो स्थिर विनिमय दर के बहुत सारे गुण थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां थी। जैसे क्योंकि मुद्रा के मूल्य में और विनिमय के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होने से राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती थी। कभी कभी ऐसा था, हमारे देश की जो है मूल्य, जो हमारे देश की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि सोने के दर में या फिर स्थिर विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे में जो है हमारे राष्ट्रीय हित की अवहेलना हो जाती है। अन्य क्षेत्रों का नियंत्रण होने लगता है और विनिमय क्षेत्र में बहुत अधिक उच्चावचन की फ्लक्चुएशन होने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को बचते हुए एक ऐसा रेट देखा गया कि जहां पर हम अपने हिसाब से कोई इंटरफेरेंस ना कर सके और देश की परिस्थिति को संभालते हुए आपस में एडजस्ट भी कर सके। ओपन एडजस्ट है, तो यहाँ पर स्थिर विनिमय की दर की जगह एक नया दर प्रचलन में आया, लोचशील या फिर लोचदार विनिमय दर प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब लोचशील या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? बेटा किसी को भी कोई पॉइंट में डाउट होता है तो बेझिझक जरूर पूछिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए लाइव क्लास होती हैं, आप लोगों के लिए बताया जाता है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का हो जरूर बताइएगा। तो लोचशील विनिमय दर प्रणाली क्या है? देखिए, लोचशील एक ऐसी प्रणाली जहाँ पर लोच होता है। लोच का मतलब होता है परिवर्तन होना, मतलब बदलते रहना, एडजस्ट होते रहना। जैसे स्प्रिंग होता है, जब तक खींचेंगे लंबा छोड़ देंगे अपनी जगह पर जगह, तो वो लोचदार है, मतलब उसको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे रबड़ होता है, एडजस्ट जितना चाहिए उतना खींचो फिर छोड़ दो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जहां पर विनिमय दर परिवर्तित होता रहता है उस दर को लोचशील विनिमय दर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में लोचशील विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों में विदेशी मुद्रा की मांग एवं विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है कि भाई विदेशी मुद्रा की मांग कितनी है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति कितनी हुई है। तो मांग और पूर्ति के आधार पर ही यहाँ पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। इसी को विदेशी, सबसे खास बात, इस विनिमय दर में सरकार की, देश की सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। वो किसी भी तरीके से इस विनिमय दर को नियंत्रित नहीं कर सकती। मतलब साफ है, वो रेट जो डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे निर्धारित होता है उसे हम लोचशील विनिमय दर के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, जिस दर पर विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, वहीं पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब विदेशी विनिमय दर के कुछ गुण हैं यहाँ पर। सबसे पहला, एक सरल प्रणाली है, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरीके के रिजर्व या किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओपन मार्केट में आराम से मांग पूर्ति के आधार पर जो है निर्धारित हो जाती हैं। इसका समायोजन सतत होता है, यहाँ पर किसी को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर किसी तरीके के आरक्षित कोष रखने की जरूरत, जैसे स्थिर विनिमय दर में सोने के आधार पर निर्धारित होता था कि सोना जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी वैल्यू मजबूत हो जाती थी। संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव हो पाता है। इसके अलावा विनिमय दर के कुछ दोष भी थे। सबसे निम्न लोच, क्योंकि ये बाजार के आधार पर निर्धारित होता था, कोई भी अपने हिसाब से बदल नहीं सकता था। अनिश्चितता उत्पन्न होती, क्योंकि विनिमय दर कब बदल जाए, कब गिर जाए, कब ऊपर हो जाए, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता था। ये बाजार पर निर्भर होता था, और जब क्योंकि अनिश्चितता होती थी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी अस्थिर हो सकती है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि लोचशील विनिमय दर का निर्धारण आखिर होता कैसे। जैसा कि मैंने बताया, जिस बिंदु पर विनिमय दर की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है, उसी दर पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है।
अब बात होती है दो चीज़ें, विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति। जब विदेशों को भुगतान किया जाना है, पेमेंट किया जाना है, तो उस स्थिति को विदेशी विनिमय की मांग कहते हैं। और जब विदेशों से हमें पैसों की प्राप्ति होती है, विदेशों से विदेशी करेंसी हमारे पास आती है, तो उसे विदेशी विनिमय की प्राप्तियां कहते हैं, यानी कि पूर्ति कहते हैं। मतलब उनको देना है तो हमें पैसे, चाहे हमारे पास पैसे होने चाहिए, मांग कहेंगे। वहाँ से पैसे आते हैं तो हमारे पास पैसे की पूर्ति हो रही है। तो विदेशी मुद्रा हमारे देश का आना पूर्ति, और हमारे देश से जाना क्या होता है, मांग होता है। तो कितना गया कितना आया, जिस रेट पे आया जिस रेट पे गया, जहाँ पर दोनों एक रेट पे बराबर हो जाते हैं, वही लोकशील विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। जैसे विदेशी विनिमय की मांग कब कब करेंगे। विदेशी विनिमय की मांग का मतलब होता है जब विदेशी वस्तु और सेवाओं का हम आयात करते हैं, विदेशों में निवेश करते हैं, विदेशों में भेंटों का यानी कि गिफ्ट वगैरह पेमेंट करते हैं, विदेशी मुद्राओं में हम मूल्य का सट्टा लगाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय सौदे करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे विदेशी विनिमय की क्या होती है, मांग। और ध्यान में ये रखना, विदेशी विनिमय जितना ज़्यादा होगा हमारी मांग कम होगी, विदेशी विनिमय कम होगी मांग, यानी कि विदेशी विनिमय दर में और मांग में हमेशा कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। अमित पाल, गुड इवनिंग। वहीं पर जब हम बात करते हैं विदेशी विनिमय की पूर्ति की, हमारे पास विदेशी विनिमय यानी कि विदेशी करेंसी आती कहाँ से है, जब हम वस्तु और सेवाओं का निर्यात करते हैं, जब हमारे देश में विदेशों से पैसा निवेश आता है, जब हमारे देश में विदेशों से उपहार या भेंट आता है, जब हमारे देशों में विभिन्न सौदागरों के द्वारा सट्टा लगाया जाता है, जब अंतर्राष्ट्रीय सौदे होते हैं, विदेशों से हमारे यहाँ पर घूमने आते हैं, तो ऐसे में विनिमय दर जितना ज़्यादा होगा, हम मुद्रा की पूर्ति भी उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। यानी कि विदेशी विनिमय दर में और विदेशी विनिमय की पूर्ति में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो इस तरीके से एक तरफ होता है विदेशी विनिमय की मांग और दूसरा होता है विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होते हैं उस रेट को संतुलित विनिमय दर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया मांग और ये होगी पूर्ति, और ROR जो होता है विदेशी विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया। ये हो गया विदेशी विनिमय दर। तीसरा होता है प्रबंधित या फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली। देखिए, एक तो होता था स्थिर, जहाँ पर सरकार निर्धारित करती हैं, जिसमें किसी प्रकार परिवर्तन संबंध नहीं है। एक होता है फ्लेक्सिबल, मतलब लोचदार, जहाँ पर बाजार किसी का, अब सरकार को लगता है कि बाजार के ऊपर पूरा छोड़ देना भी सही नहीं है। ऐसे में बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को अगर सरकार एक निश्चित सीमा तक अगर उसको प्रबंधित करती है, मतलब उसमें हस्तक्षेप करती है, तो ऐसी प्रणाली को प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर के नाम से जानते हैं। मतलब विनिमय दर का निर्धारण ओपन बाजार में हुआ, मान लीजिए ओपन बाजार में तय हुआ $1 बराबर 84.56 पैसे, ये तय हो गया। और सरकार ने कहा ये 5 पैसा हमारे देश के हिसाब से ज़्यादा, एक काम करो उसको कम कर दो, $1 बराबर 84 रुपये कर दो। जब एक निश्चित सीमा तक देश की सरकार विनिमय दर को परिबंधित कर सकती है, यानी कि उसको प्रबंधित या फिर उसको मैनेज कर सकती है, निश्चित कर सकती है, तो उसको प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह अमृतपाल आपकी न्यू स्टूडेंट है तो आपका वेलकम। रॉकी कुमार, हेलो, गुड इवनिंग रॉकी कुमार, कैसे हैं बेटा? यस अमितपाल, बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट? ओके अमितपाल, आप न्यू स्टूडेंट। अब ये तो हो गया विदेशी विनिमय दर की। अब दूसरा है विदेशी विनिमय बाजार, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या फिर इसको ओपन मार्केट के नाम से जानते हैं या इंटरनेशनल मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार ये वह बाजार होता है जिस बाजार में विश्व की विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। मतलब एक देश का दूसरे देश की मुद्राओं के साथ लेन देन होता है। इस बाजार को विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जाना जाता है। अब विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय होता है जब दो देश आपस में, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया का डॉलर इंडिया का रुपीज़ अमेरिका के डॉलर के बीच में एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है। तो जहाँ लेन देन होता है उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जानते हैं। अब विदेशी विनिमय बाजार की कुछ प्रमुख कार्य है जिसको बोलते हैं विदेशी विनिमय बाजार के कार्य।
सबसे पहला कार्य स्थानांतरण कार्य, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। स्थानांतरण कार्य, ट्रांसफर फंक्शन। जब एक देश दूसरे देश को पेमेंट करना है, दूसरे देश से पेमेंट आना है, तो इसमें एक मीडिएटर का होना जरूरी है, जिसके माध्यम से सारा खेल होता है, जिसको हम विदेशी विनिमय माध्यम, विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जानते हैं। मतलब विदेशी मुद्रा बाजार का मूल और सबसे स्पष्ट कार्य अपने भुगतानों को निपटाने के लिए धन या विदेशी मुद्राओं को एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित करना होता है। जबकि दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन, क्योंकि सारे लेन देन जरूरी नहीं है नकद हो कि ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए। कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जिसको रोक के रखना पड़ता है, भविष्य में जाके लेन देन होता है। तो भविष्य के लेन देन को पूरा करने के लिए विदेशी विनिमय बाजार जो फंक्शन करती है, क्रेडिट फंक्शन की उधार की प्रक्रिया को अपनाती है, अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करती है, उधारी की जो है सुविधा प्रदान करती है, ये भी इसका दूसरा कार्य होता है। तीसरा कार्य होता है हेजिंग कार्य। देखिए, क्योंकि हम सबको पता है ओपन मार्केट में जो है रेट तय होता है, तो रेट कभी डाउन भी जाता है, अप भी जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, चलता रहता है। तो ऐसे में विदेशी विनिमय में रिस्क बनता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए विदेशी विनिमय जो है यहाँ पर बाजार को दो प्रकार से प्रस्तुत करती है कि आपके हिसाब से आपको जिस प्रकार से लेन देन करना हो उस प्रकार के बाजार में जाइए, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आपको किसी प्रकार की मुद्रा की जोखिम ना हो। अगर मुद्रा की जोखिम को जो कम करवाता है वो विदेशी विनिमय बाजार होता है, जो कि इसका तीसरा प्रमुख कार्य है, हेजिंग फंक्शन। अब बात है विदेशी मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नंबर 1, इस बाजार में मुद्रा में उच्च तरलता होती है। आसानी से यहाँ पर विदेशी विनिमय को दूसरे देश के साथ अदला बदली किया जा सकता है। इस बाजार में पूर्ण पारदर्शिता होती है, क्योंकि इस बाजार में डायरेक्टली किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। इस बाजार ये पूरा का स्पष्ट है, ये 24 घंटा ओपन रहता है, ऑनलाइन रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार की किसी का भी अस्तित्व या किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। ओपनली ये बाजार पूरी तरीके से काम करता है। ये बाजार पूरा जो है गतिशील बाजार है। यहाँ पर हर टाइम, हर सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड में ये बाजार का मूल्य जो है बदलता रहता है। और राधे कृष्ण सर, उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण, बेटा उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण वीडियो तो मैं ला चुका हूँ, और वो वीडियो आपको आज ही मिल चुका है सुबह। ठीक है, आप जाइए क्लास में देखिए, मॉर्निंग में ही क्लास में अपलोड कर चुका हूँ उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, मिल चुका है। ओके राधे कृष्ण, आपने नहीं देखा होगा तो जाइए आज चैनल के ऊपर होम पेज में देखिए लिखा होगा उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉप 10 वीडियो। और ये बाजार 24 घंटे काम करता है, मतलब हर समय ये बाजार ओपन रहता है, क्योंकि ओपनली चलता है, इसलिए इसको ओपन मार्केट के नाम से जानते हैं। अब विदेशी विनिमय बाजार अपनी कार्यपद्धति को दो प्रकार से चलाती है, इसलिए इसमें बाजार के दो प्रमुख प्रकार में बांटा गया। एक होता है हाजिर या चालू बाजार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पॉट मार्केट। ये वो बाजार है जहां पर दैनिक लेन देन होते हैं, मतलब चालू लेन देन होते हैं। यहाँ पर सारे लेन देन जो है ऑन द स्पॉट सेटल किए जाते हैं, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। एपिसोड नंबर, बेटा एपिसोड नंबर कितना होगा, एपिसोड नंबर तो नहीं, लेकिन आज का ही वीडियो अपलोड हुआ है, एपिसोड नंबर नहीं पड़ा इसमें, वो आज का ही वीडियो मैंने दिया है। देखिए वहाँ पर लिखा होगा, आप थंबनेल में देखिए टॉप 10, नीचे लिखा होगा उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024। कोई भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, लिंक मैं आपको व्हाट्सअप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आराम से देख सकते हैं। आपसे डेली हर एक बोर्ड के लिए, जितनी बोर्ड है हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होगा। ठीक है ना। और राधे कृष्ण, आपके लिए खुशी की बात है, कल सुबह 9 बजे आपको अपने बोर्ड का एमसीक्यूज टॉप 50 एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज भी मिल जाएगा, वो मैं तैयार कर चुका हूं और कल सुबह आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हर एक बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार अब डेली मिलने लगेगा। दूसरा बाजार है वायदा बाजार, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। ये वो बाजार होता है जहां पर भविष्य से संबंधित लेन देन किया जाता है। मतलब इस बाजार में जो एग्रीमेंट होता है, जो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, या तो आज पेमेंट होता है या फ्यूचर में डिलीवरी मिलती है, या आज डिलीवरी मिल जाती है उसका पेमेंट फ्यूचर में होता है। तो इस प्रकार के बाजार को वायदा बाजार के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट, भुगतान संतुलन, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और शॉर्टकट होता है इसको बीओपी। ठीक है, तो भुगतान संतुलन क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि विदेशी विनिमय होता है तभी होता है जब विदेशी व्यापार होता है।
विदेशी व्यापार मतलब एक देश का दूसरे देश का और एक देश का विश्व के कई सारे देशों के साथ लेन देन होता है, व्यापार होता है, पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, विदेशी विनिमय आता है जाता है, चलता रहता है। तो जब जहाँ भी रुपया पैसे का सवाल होता है वहाँ पर हिसाब किताब भी होता है। तो हिसाब किताब को पक्का रखने के लिए, अमित पाल आप भी यूपी बोर्ड के, ओके वेलकम। तो जहां पर हिसाब किताब होता है, जहां पर लेन देन होता है, उसका प्रॉपर लेखा होना जरूरी है। तो एक देश का विदेशों के साथ किए गए जितना भी लेन देन होता है, जितने भी आयात निर्यात होता है, उनका जो संपूर्ण विवरण होता है, उस विवरण को ही हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं बेटा। मतलब भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ निश्चित अवधि में किए गए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देनों अर्थात प्राप्तियों और भुगतान का विवरण होता है, जो बेसिकली एक निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है बेटा, जितने लोग जुड़े हुए हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट हो, आपके डाउट को मैं वेलकम करता हूं। डाउट तुरंत कमेंट बॉक्स में करके लिखिए ताकि डाउट को कवर कर सकूं। अब बात करते हैं परिभाषा की। बेनम ने भुगतान संतुलन के बारे में कहा है, एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उस बाकी विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा किया जाता है। या फिर वॉल्टर क्रॉस ने भी कहा, भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों एवं बाकी विश्व के निवासियों के बीच किसी समय विशेष सामान्य रूप से एक वर्ष से संपूर्ण वर्ष में किए गए समस्त आर्थिक साधनों का एक व्यवस्थित लिपिबद्ध होता है। मतलब एक देश भारत ने विश्व के अलग अलग देशों के साथ, यूएसए के साथ, यूके के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ जो बिजनेस किया, जितना भी लेन देन हुआ, जो आया और जो गया, इन सब चीज़ों का एक व्यवस्थित विवरण तैयार किया जाता है, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से, इसमें सभी प्रकार के, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो दान दक्षिणा हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो ऋण हो, किसी भी प्रकार का अगर मौद्रिक रूप से लेन देन हुआ है उसका विवरण यहां पर रखा जाता है। तो यहां पर जब हम भुगतान संतुलन में कौन कौन से सौदे शामिल होते हैं बात करते हैं, यहां पर सभी प्रकार के दृश्य मदें शामिल होती हैं। मतलब भौतिक वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो पदार्थ की बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीन, जैसे फर्नीचर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे मशीन, ये सब चीज़ें जो है दृश्य मदे में आती है, जिसका आयात निर्यात कहता है। जैसे कपड़े हो गए, खाने पीने का सामान हो गया। अदृश्य मदे, कुछ मदे ऐसी होती हैं जो सेवाओं के रूप में होती हैं, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, उसकी उपयोगिता प्रयोग किया जाए, जिसके लिए भुगतान किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म होता है, यहाँ के लोग यहाँ, विदेशी लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ के लोग विदेश के घूमने जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बैंकिंग सेवाएं हो, ये सब अदृश्य मदों में शामिल होता है। पूंजी अंतरण, एक देश का विदेश के साथ कुछ पूंजीगत सौदे होते हैं, सरकार का सरकार के साथ, निजी क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र का, या सरकारी का निजी क्षेत्र का, ये सभी प्रकार की जो पूंजी अंतरण होते हैं, पूंजी सौदे, ये सब कुछ भुगतान संतुलन में शामिल होता है। और इसके अलावा हम ये देखना है भुगतान संतुलन की विशेषताएं। नंबर 1, भुगतान संतुलन का लेखा रिकॉर्ड होता है। भुगतान संतुलन क्या होता है? लेखा रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज़ को यहाँ पर लिख के रखा जाता है। ये एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, बेसिकली एक ईयर, एक साल, जिसको अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ये व्यापक होता है, इसमें सभी प्रकार की मदें शामिल की जाती हैं। गौरव चौहान, गुड इवनिंग। ये स्वसंतुलित होता है, क्यों? क्योंकि ये स्वसंतुलित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जितना आता है उतना ही जाता है। यहाँ पर दोनों पक्ष को एक साथ डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इसलिए दोहरी लेखा पंकन प्रणाली के कारण ये हमेशा स्वतंत्र होता है और ये अंतर समायोजन कर लेता है, आपस में एडजस्ट कर लेता है। अमित पाल, 28 को इकोनॉमिक्स का पेपर है या फिर कितना? 28 को इकोनॉमिक्स पेपर है या 27 को पेपर है? गुड इवनिंग हर्षिता आट्री, कैसी हैं आप? अब है भुगतान संतुलन की संरचना। देखिए, भुगतान संतुलन में जो मदों को लेखा किया जाता है, मदों को 2 वर्गों में बांटा गया। एक ऐसी मदें जो दैनिक प्रभाव का होता है, जिससे देश की जो संपत्ति या दायित्व को कोई जो है प्रभाव नहीं होता। एक ऐसे लेन देन होते हैं जिससे उस देश की संपत्ति और दायित्व का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में दोनों को अलग अलग प्रकार के खातों में लिखा जाता है। एक तैयार किया जाता चालू खाता, करंट अकाउंट, दूसरा होता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट।
मिन्नी, गुड इवनिंग मिन्नी जी, कैसी हैं आप? तो जब हम चालू खाते की बात करते हैं, जब हम चालू खाते की बात करते हैं, चालू खाता वह खाता होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है, जो दैनंदिनी होते हैं, मतलब डेली बेस के आधार पर होता है। ये ऐसे होते हैं जिससे उस देश की संपत्ति और दायित्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये केवल वास्तविक व्यवहार के लेके होते हैं, एक्चुअली में क्या आया और एक्चुअली में क्या गया। 14 मार्च को पेपर है, 14 मार्च को पेपर होने का मतलब अब उत्तराखंड बोर्ड से है ना मिन्नी जी, उत्तराखंड बोर्ड का पेपर 14 मार्च को है, उत्तराखंड बोर्ड से है। हर्षिता आठवी, आप कौन से बोर्ड से, कब है आपका पेपर बता दीजिएगा। अब चालू खाते की मदों की अगर बात करते हैं, इसमें कुछ मदें होती हैं, जैसे पहला मदे हैं व्यापार माल खाता, मर्चेंडाइज अकाउंट, मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात को लेखा किया जाता है। अगर यहाँ पर केवल आयात दृश्य वस्तुओं का, इनकी भौतिक वस्तुओं का आयात निर्यात कैसे, इसको जो है व्यापार शेष या फिर इसको व्यापार संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट BOT, मतलब दृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात। ध्यान में रखना कि जब व्यापार शेष की बात करते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है, दृश्य वस्तुओं को, ठीक है, केवल दृश्य वस्तुओं को ही यहाँ पर शामिल किया जाता है, इसलिए इसको व्यापार संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और क्योंकि दृश्य वस्तुएं हो सकता है किसी देश से हम ज़्यादा लेते हो, किसी को कम ज़्यादा बेचते हो, तो ये होता है क्योंकि यहाँ पर केवल आयात दृश्य वस्तु के आयात निर्यात को शामिल होता है। दोनों का जो अंतर होता है, अगर 0 होता है तो ये इक्वल होगा, अगर निर्यात ज़्यादा है तो देश के लिए ये जो है अच्छा होगा, सरप्लस होगा, और माइनस में आता है आयात ज़्यादा है, देश के लिए नेगेटिव होगा। इसके अलावा जो दूसरा होता है इसका अदृश्य खाता। अदृश्य खाता का मतलब इनविजिबल अकाउंट। अदृश्य खाता मतलब एक, इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं, अदृश्य वस्तुएं जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इसमें सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि सेवाओं का उपयोग तो किया जाता है, ये नज़रों के सामने नहीं आता है। फॉर एग्जांपल परिवहन सेवा की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब जो है सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो जब सेवाओं की बात करती हैं, सेवाओं को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक है साधन सेवाएं फैक्टर सर्विसेज, और दूसरी होती है गैर साधन सेवाएं। साधनों के बदले में जो भुगतान आता या जाता है, जैसे पूंजी के बदले में पैसा मिलना, जैसे श्रम का आदान प्रदान होता है, जैसे उद्यमिता का आदान प्रदान होता है, ये सब जो है आपके साधन सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो है टूरिज्म यानी कि पर्यटन, इसके अलावा बैंकिंग, इसके अलावा बीमा, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सब जो है गैर साधन में होता है और इनका लेन देन होता है, आता जाता रहता है, भुगतान होता है, तो इन सबको अदृश्य खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। ओके, जब हम बात करेंगे एक पक्षीय अंतरण की, एक पक्षीय अंतरण का मतलब होता है एक ऐसे व्यवहार जो या तो जाता है या तो केवल आता है, मतलब प्राप्त होता है या भुगतान करते हैं। जैसे चंदा, चंदा दिया जाता है, चंदे के बदले में आप कुछ मांग नहीं कर सकते, उपहार किसी को देते हैं, ये नहीं कहेंगे मैं तुम्हें दे रहा तुम भी मुझे दो, मतलब ये एक पक्षीय अंतरण होता है। या फिर जैसे दान होता है, मन से दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है एक पक्षीय होता है जिसके बदले में कोई दूसरा साइड नहीं होता है, इनको भी पूंजी खाते में शामिल होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, पूंजी खाते में जितने भी आयात होते हैं, मतलब उन सबको पूंजी खाते के डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जितने भी निर्यात होते हैं जो भी जाता है उन सबको जो है पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। मतलब मान लीजिए दान आ रहा है तो ये डेबिट में लिखा जाएगा, दान अगर जा रहा है तो इसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाते में ऐसे सौदों को शामिल किया जाता है जिससे उस देश के सरकार या निवासियों के परिसंपत्तियों का या दायित्वों में परिवर्तन होता है डायरेक्टली। या तो संपत्तियां बढ़ेंगी या कम होंगी, या दायित्व भी बढ़ेंगी या कम होंगी। इस प्रकार के जितने भी सौदे होते हैं जो सरकार का सरकार के साथ
कंपनियों के साथ होता है, उनको पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। जब आप पूंजी खाते की मदों की बात करेंगे, इसमें सभी प्रकार की सरकारी सौदों को शामिल किया जाता है। जैसे भारत और जापान के बीच में सौदा हुआ 1,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन चलाने का। अब कब चलेगा ये तो भगवान जाने, भगवान पता नहीं कब हुआ था, कब चलेगा, लेकिन दोनों के बीच में जो सौदा हुआ था 1,000 करोड़ का, इससे बुलेट ट्रेन का सब कुछ बनेगा, अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा, इससे संपत्ति का निर्माण होगा, तो ये पूंजी खाते में आता है। गैर सरकारी या निजी सौदे जैसे रिलायंस का और वॉलमार्ट के बीच में जो है समझौता हुआ हजारों करोड़ों का लंबे समय तक के लिए, ये जो है पूंजी खाते में लिखा जाएगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, भारत में विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियां हैं, जैसे वीवो की फैक्ट्री है भारत में, ओप्पो की फैक्ट्री है, आईफोन की फैक्ट्री लगी हुई हैं, तो ये सब इन लोगों ने डायरेक्टली इंडिया में अपना बिजनेस शुरू किया। इसको हम FDI के नाम से जानते हैं, पूंजी खाते में लिखा जाता है, क्योंकि इन सबसे इनकी फैक्ट्री लगी है, इनसे विदेश भारत की जो है रोजगार का विकास हुआ है, लंबे समय तक ये चलेगा, तो इनको जो है पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। विदेशी संस्थागत निवेश या पोर्टफोलियो निवेश, कुछ एजेंसियां ऐसी होती हैं जो निवेश करते हैं डायरेक्ट बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे यहाँ पर पहले से प्रस्तावित बिजनेस के शेयर में या पोर्टफोलियो में या फिर डिवेंचर में पैसा लगाते हैं। मतलब वो खुद तो बिजनेस करते नहीं करते, यहाँ के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इस प्रकार की मदों को हम पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है? अगर दोनों में अंतर की बात करते हैं तो देखिए, मैंने भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर का एक बढ़िया सा पिक आपके सामने दे रखा है ताकि इजीली आप लिख सके। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, ये बड़ा है, इसमें हर एक वस्तु शामिल होती है, जबकि व्यापार संतुलन जो है कम विस्तृत होता है, जबकि ये भुगतान संतुलन का ही एक भाग होता है। पहला अंतर। नंबर 2, भुगतान संतुलन में दृश्य मदे, अदृश्य मदे, पूंजीगत हस्तांतरण सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, लेकिन व्यापार संतुलन में केवल और केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषण। जब हम विश्लेषण की बात करते हैं, यह किसी देश की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण करता है, जबकि यह आर्थिक विश्लेषण ही करता है, कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट हुआ। ठीक है, साम्य भुगतान संतुलन हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि डबल एंट्री के अकॉर्डिंग सभी प्रकार की मध्य को शामिल। व्यापार संतुलन हमेशा साम्य नहीं रहता, नहीं इक्वल नहीं रहता, ये अनुकूल भी हो सकता है, यानी कि आयात कम हो सकता है प्रतिकूल आयात ज़्यादा हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। भुगतान संतुलन का प्रयोग आर्थिक विश्लेषण या निर्णय निर्माण के लिए होता है, जबकि इसका प्रयोग आर्थिक विश्लेषणों के निर्णयों में कम होता है। अर्थव्यवस्था का ज्ञान भुगतान संतुलन के पक्ष में होने पर यह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का परिचालक है कि हमारी अर्थव्यवस्था सही है, जबकि इससे अर्थव्यवस्था का कोई अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ध्यान में ये रखना है। और भुगतान संतुलन विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में भुगतान संतुलन पर निर्भर करता है, क्योंकि विदेशी विनिमय की कुल मांग और कुल पूर्ति का ब्यौरा होता है, जबकि भुगतान संतुलन से विनिमय दर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ओमकांत पाल, जय श्री राम। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5 समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा चैप्टर एक साथ। अब आप